ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड भी ठीक नज़र आ रही है? जी सर। ओके। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस मटेरियल जो हम अब तक कवर कर चुके हैं? नो सर। Alright, so we then start our today's lecture number 14. We start. All right. यहाँ अब हम थोड़ा सा एक पहले अभी तक जो हम चीज़ें कर रहे थे उनमें एक ज़्यादा हैवी रेशो उन टॉपिक्स में सॉल्विंग ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का काफ़ी जोर था, जिसकी वजह से हमें मैट्रिसेस के अलजबरा को सीखना पड़ा, क्योंकि सॉल्विंग ऑफ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैट्रिसेस का रोल है। फिर हमने मैट्रिसेस के जरिए से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया। फिर मैट्रिसेस की हमने जनरल प्रॉपर, क्योंकि ये काम करना था तो फिर मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज और जनरल ऑपरेशंस भी हमने फिर सीखे। उसके बाद यानी वो वहां पर तो स्पेसिफिक यूज था मैट्रिक्स का, लेकिन फिर मैट्रिक्स का जनरल अलजेब्रा जिसमें ब्रॉड ऑपरेशन सारे थे वो भी हमने सीखे। फिर हमने क्योंकि डिटर्मिनेंट लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन में भी और मैट्रिसेस से रिलेटेड मैटर्स में भी क्लोजर थे, तो हमने डिटर्मिनेंट्स को सीखा, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के रिलेशनशिप को देखा। इनमें प्रॉपर्टीज के जरिए से डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के कैलकुलेशंस को आसान करने के तरीके सीखे। ये अभी तक हमारे फोकस रहा हमारे कोर्स, और उसी का एंड हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे हुआ, जो एक इम्पॉर्टेंट मेजर एप्लीकेशन ऑफ डीलिंग with determinants and matrices and vectors, सारा कुछ उसमें इंटीग्रेटेड शक्ल में अपेयर हुआ, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के लास्ट उसमें रिपीट किया, क्योंकि many of you had not done that in the exam. अब हमारा डायरेक्शन में हम अब थोड़ा सा हमने वेक्टर्स को शुरू में टच किया था और डॉट प्रोडक्ट वगैरह को देखा था, लेकिन अब हम एक्सटेंसिवली वेक्टर और उसका अलजेब्रा देखना चाहते हैं, और उसके बारे में वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलिंग, वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन में रूल्स, वेक्टर के कंपोनेंट्स, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट और मिक्स ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, and how they are related in different applications areas etc. अब हमारा डायरेक्शन आज के लेक्चर एंड ऑनवर्ड इस सिम्त में हमें नजर आएगी, तो देयर इज लिटिल चेंज ऑफ पेस, मतलब वी विल बी टॉकिंग मोर ऑफ वेक्टर्स एंड देयर एरोज एंड देयर समेशंस एंड ग्रोथ फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ओके, ऑलराइट। तो ये हमारे अब टॉपिक्स हैं। पहले हम यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस, यूक्लिडियन जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स
यानी ये जो नंबर सिस्टम इंटीजर्स इसको यूज करके, कंपोनेंट्स को यूज करके कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड लेके डायरेक्ट मेजरिंग ऑफ फिजिकल डिस्टेंसेस को इस्तेमाल करने वाला जो डोमेन है, ये स्पेसिफिक, इट्स ए सबसेट ऑफ जनरल वेक्टर स्पेस। जनरल वेक्टर स्पेस का ये एक मेजर हिस्सा है यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस, जिसको हम देखेंगे। इसमें एक तो हम ये वाली बात देख सकते हैं कि वेक्टर्स 2 स्पेस, 3 स्पेस और n स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है वेक्टर में। वेक्टर में नॉर्म ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, डिस्टेंस, ये हम देख चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल रिगरनेस भी इसमें लाएंगे, और ऑर्थोगोनैलिटी भी इसी का एक ऑफशूट था, पहले डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में और फिर और दूसरे तरीकों से भी इसका इस्तेमाल, ऑर्थोगोनल होना वेक्टर्स का। अच्छा, फिर ये लीनियर सिस्टम आप देखोगे कि हमेशा थोड़े बहुत हमेशा रहेंगे हमारे साथ। लीनियर अलजेब्रा में लीनियर सिस्टम्स जो हमने देखे थे उनसे हम नहीं, बिल्कुल पार्ट ऑफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम वेक्टर्स को क्योंकि डील कर रहे हैं, तो हम लीनियर सिस्टम का मामला एज ए वेक्टर्स की शक्ल में लीनियर सिस्टम की ज्योमेट्री क्या बनती है। और फिर एक another kind of vector product जिसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है, which is very different than the dot product, उसको हम समझेंगे और फिर उसको इस डॉट प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करेंगे और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो पहले बिल्कुल बेसिक्स से जो आपने देखा हुआ है, आप अगर देख या रिकॉल करो मैनी ऑफ यू जो एफएससी और उनमें इस तरह के मामलों की आपको इंट्रोडक्शन हुई हुई है, तो यू शुड फील लिटिल कॉन्फिडेंट और मे रिवाइज दोस थिंग्स जो जहां से आप कंफर्टेबल थे। लेकिन हम सारा कुछ आपको, हम इस प्रिजम्पशन पर नहीं कोई चीज एलिमिनेट कर रहे कि अच्छा जी आपने कर ली थी एफएससी में या फलाना, तो अब नो नीड, हम भी उसको कवर करेंगे। शायद कोई चीजें जो हमारा हम समझते हैं कि आप रीजनेबल कर चुके हो, हम उनको थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, बिगर पर्सपेक्टिव से, इंटीग्रेट करने के पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से हमारा ज्यादा फोकस होगा। तो आप अपनी उस बेस को भी रखें, बेशक रिवाइज करें, लेकिन अब है कि कॉन्सेप्चुअली एंड इंटीग्रेटिंग थिंग्स इनटू बिगर पिक्चर के एंगल से हमारा एम है। और फिर एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस अपनी जगह। तो सबसे ज्यादा जबकि हमने देखा ये वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीजों की बात हो रही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। और वेक्टर क्या है, पहले हमने अभी वेक्टर को उस लेवल पर, पहले हम जनरल वेक्टर को देखें और उसके एज वेक्टर उनकी कॉम्बिनेशंस बनाने की बात करें। अभी हम उसकी कंपोनेंट्स के बारीकी में इस स्टेज पर नहीं जा रहे, लेकिन उनके इम्पैक्ट और कंबाइन होने के असर पर हम जाएंगे। मसलन हम कहते हैं अगर वेक्टर्स ऐड करने हैं तो एक तरीका पिक्टोरियली जो एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन को भी शो कर रहा है कि अगर आपके दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये टेबल के कॉर्नर पर आप फोर्स लगाते हैं, तो आप में से एक शख्स कुछ फोर्स ये इस सिमत में लगा रहा है, ये टेबल थी, वो बिल्कुल हॉरिजेंटल, वन ऑफ यू स्टैंड्स हियर एंड पुशेस इट इन दिस डायरेक्शन विद सम फोर्स, तो वो इस एक वेक्टर और स्केलर, या आपने बेसिक में समझा होगा, स्केलर ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनके टेम्परेचर
प्रेशर, हाइट, एरिया, इनकी सिर्फ वैल्यू होती है। फिर कुछ चीजें जिनके साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। फोर्स, स्पीड हम कहते हैं स्केलर है, क्या आपका गाड़ी चल रही है तो उसकी क्या स्पीड है, लेकिन मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ स्पीड बिकम्स अ वेक्टर, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलाए तो वेक्टर बन जाता है, और जब खाली कोई चीजें जो मैग्नीट्यूड हैं तो वो स्केलर कहलाती है, ठीक। तो हम इनमें अब उस चीजों पे दे रहे हैं, बीच में आता रहेगा स्केलर, वेक्टर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस के भाई वेक्टर्स की मिलने से क्या होता है, यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं। तो टेबल था, वन ऑफ यू पुश्ड इन दिस डायरेक्शन विद दिस फोर्स, तो आपका वेक्टर पर्सन 1 ए का, पर्सन डब्ल्यू का वेक्टर फोर्स का ये था उसके कॉर्नर पे। अच्छा, एक और another person was standing here और वो he was pushing the table in that direction with some maybe equal force, यहाँ पर दोनों की लग रही है almost equal force है, equal force से उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है टेबल को। अल्टीमेटली क्या होगा, टेबल will neither move in this direction nor in direction, it will move in this direction। इन दोनों फोर्सेस के नेट रिजल्ट का, एक तो दोनों की फोर्स किसी शक्ल में ऐड हो रही है, यहां हम देख रहे हैं इसका नाम है V प्लस डब्ल्यू वेक्टर, ये थिक में हमने लिखा है। एक प्रैक्टिस होती है इनके ऊपर आप एरो आम तौर पे जब आप डाल रहे होते हैं तो लिखने वाले के लिए वो ज्यादा सिंपल होता है, प्रिंट में इस तरह से कर लेते हैं कि वेक्टर के लिए हम जब लिखते हैं तो हम ये कर लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एक वेक्टर को स्केलर, जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर ना हो या हमें कहना जरूरी हो तो फिर हम तो ये करते हैं कि हम कहेंगे ये V वेक्टर है, V वेक्टर। ये कभी कभी आपको हमारी इस डिस्कशन में बीच में नजर आएगा, और ये W वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, W वेक्टर का हो सकता है मैग्नीट्यूड कहीं आपको इस्तेमाल करना पड़े, तो आप कुछ भी हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 3, 30, 70, 20 जो भी चीज है उसके यूनिट होंगे। फोर्स थी तो आप कहोगे सो मैनी न्यूटन्स ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन ईस्ट, so many newtons of force in the direction north or northeast। तो उस मैग्नीट्यूड को इसके साथ लिखते हैं। तो वेक्टर इज ए डायरेक्शन एज वेल एज अ मैग्नीट्यूड, ठीक। अब ये डब्ल्यू वेक्टर का हो सकता है मैग्नीट्यूड, आप कहो कोई पूछे मैग्नीट्यूड क्या है तो आप कहोगे कि लेट्स से डब्ल्यू मैग्नीट्यूड, समटाइम्स हम इस तरह शो करते हैं वेक्टर, और दैट में बी, ये आपकी फोर्स पर उसको 30 न्यूटन थी तो दैट में बी 30। अगर कहें इसकी डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, तो मे बी ईस्ट, और एन एंगल ऑफ 30 फ्रॉम एंगल ऑफ 45 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन, एन एंगल ऑफ 80 फ्रॉम एक्स हॉरिजेंटल, और डायरेक्शन इन नॉर्थ, डायरेक्शन इन ईस्ट, इस तरह डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और इस तरह डायरेक्शन, एंगल से डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट से डायरेक्शन आप शो कर देते हो, ठीक। तो इस तरह इट विल, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है देखने की, अगर आपने फोर्स हॉरिजॉन्टल इस तरह लगाई और इसने फोर्स इस तरह लगाई, तो अब इट विल मूव, जिसमें फोर्स का इफेक्ट इतना है, ये इसका नेट रिजल्ट है इन दो वेक्टर्स का, इसकी लेंथ और डायरेक्शन। एक तो ये कि इन दो के रिजल्ट में डायरेक्शन तो ये बन गई है, ठीक। अच्छा, ये डायरेक्शन कहने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर हॉरिजेंटल को आप एक्स एक्सिस कहें तो आप कहेंगे हॉरिजेंटल से 45 डिग्री की डायरेक्शन, या आप कहें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो भी है, इस तरह कोई तरीके हैं डायरेक्शन कहने के। लेकिन मैग्नीट्यूड, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट sum of the magnitude of V and W, right?
फर्ज करें अगर ये 30 था ये, और ये 25 था, फिर थोड़ा सा कम अगर था, तो v plus w वेक्टर का मैग्नीट्यूड will not be sum of these magnitude 30 and 25. It will not be 65. It will not be not equal to not equal to 65. सम ऑफ के बराबर मैग्नीट्यूड नहीं होगा आमतौर पे जब फोर्सेस रहेंगे पे। हाँ बिल्कुल, कोई कोलिनियर होते, हाँ कब बराबर होगा, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है, यानी ये v हो w हो, और फर्ज करो v भी इसी सिम्त में, इसी पॉइंट पर, इसी सिम्त में v भी एक्ट कर रहा हो, यानी दोनों स्टूडेंट्स हॉरिजेंटली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेबल पे। अब इनका नेट रिजल्ट वेक्टर का ईस्ट में, फिर ये वेक्टर्स थे, ये तो वेक्टर है इससे, लेकिन अगर हम कहें अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, अगर वो v प्लस डब्ल्यू है तो वो ये है, v प्लस डब्ल्यू का सम, v प्लस डब्ल्यू वेक्टर का सम, v प्लस डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। ये भी हम कह रहे थे v वेक्टर, ये क्या है w वेक्टर, और ये क्या है v प्लस डब्ल्यू वेक्टर। ये मैं वेक्टर जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम वेक्टर को हाईलाइट करने के लिए ये काम, ये सूरत हाल। अब इस केस में v प्लस डब्ल्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी v वेक्टर के और w वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, यानी अगर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब हम वो लैंग्वेज वेक्टर वालों की इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड v है, ये मैग्नीट्यूड है, वो तो वेक्टर था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थे, अगर और इसका मैग्नीट्यूड w है, तो अब ये v प्लस डब्ल्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको लिखने के, अब हम लिखने के तरीकों पर भी गौर करते जा रहे हैं, साथ में आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनोलॉजी भी बिल्ड कर रहे हैं। v प्लस डब्ल्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह लिखा जाएगा, ओके। और ये अब इस केस में अगर हमारा ये वाला वही वाली बात हो कि एक चीज 30 थी, सोर्स को w का मैग्नीट्यूड 30 था और v का मैग्नीट्यूड सपोज 25 था, अब 30 प्लस 25, यस ये 65 होगा, इट विल बी सिंपल एडिशन। क्यों, डायरेक्शन बिल्कुल एक थी, तो दोनों का नेट रिजल्ट वही रहा, और ये टर्मिनोलॉजी है लिखने की। इस केस में अगर ये w मैग्नीट्यूड ये था और ये v का मैग्नीट्यूड, ये v मैग्नीट्यूड के लिए अलग निशान है, वो ये था, तो हम कहेंगे कि v प्लस w का मैग्नीट्यूड सम, वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड इज नॉट 65, यहां 65 नहीं होगा। सो एक्सेप्ट के जब वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो और कोलिनियर हो, तब तो ये केस ऐसा होगा कि वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। अदरवाइज वेक्टर वाइज तो हम कहेंगे यहां, वेक्टर वाइज ये है, इट इज ट्रू हेयर ऑल्सो कि v प्लस डब्ल्यू, v वेक्टर सम, इसका कोई नाम रख दें, v प्लस डब्ल्यू वेक्टर का नाम हम रख दें, कोई रख दें, लेट्स से सी रख दें, सी। तो ये v प्लस डब्ल्यू वेक्टर जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने इसका नाम रखा v प्लस डब्ल्यू, यानी v और w के सम का वेक्टर, इसका नाम c भी हो सकता था, हमने इसका नाम रखा कि v प्लस डब्ल्यू वेक्टर, v प्लस डब्ल्यू वेक्टर इसका नाम। दिस एज ए वेक्टर सम इज इक्वल, v प्लस डब्ल्यू वेक्टर एज ए वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस w वेक्टर। तो वेक्टर सम ये ट्रू है, हम जो कहते हैं वेक्टर सम वाइज इन दो वेक्टर का
रिजल्टेंट वेक्टर इज v प्लस w, ये वेक्टर, ये इक्वल है, यहां इक्वल इज ट्रू, लेकिन v प्लस w वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v प्लस w वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इनका, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये हम बात कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड प्लस w का, ये बात हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि वेक्टर्स का इस सूरत में एज ए वेक्टर सम वाइज ये सम बराबर है, यानी ये वेक्टर जो अभी हम कह रहे हैं, एक सेकंड, ये वेक्टर एज ए वेक्टर इन दो वेक्टर्स का सम है और ये इक्वल है कि v प्लस w वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ w एंड v वेक्टर। तो वेक्टर सम इज इक्वल, वेक्टर वाइज सम इज इक्वल, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, मतलब इसकी लेंथ आप मेजर करें और इन दो की लेंथ मेजर करें तो इन दो की लेंथ का सम ज्यादा होगा इससे। ये पॉइंट जरा हमें जरूरी है डिस्टिंग्विश करना, और ये टर्मिनोलॉजी भी अब आप देख लीजिए कि वेक्टर को लिखना और वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को लिखना और उनके बारे में बात करना, ये हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कराना चाहते थे आप। फिर लोगों ने, ये तो था मेन चीज, तो इसका मतलब हुआ कि अगर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो एक तरीका ये बन गया कि एक दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करें, लाइक एक वेक्टर ड्रॉ करें, दूसरा वेक्टर ड्रॉ करें, उनका एक पैरेललोग्राम बना लें और फिर इन वेक्टर के कॉमन पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट पे हमने ये दो वेक्टर बनाए, इन दो के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है, इनके कॉमन पॉइंट से टू द अपोजिट साइड जो डायगोनल है और उस सिम्त में जो है, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इट कैन नॉट बी दिस डायगोनल, ये दूसरा वाला डायगोनल जो है वो v प्लस w नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इस जगह मेंशन करना कि इत्तेफाक से वो v माइनस w है, लेकिन हम उसको अभी प्रूफ करेंगे कि वो क्यों हम उसको कह रहे हैं v माइनस w। लेकिन इधर तो हम कह रहे हैं बाय डेफिनेशन कि अगर दो वेक्टर्स एक पॉइंट पर अप्लाई होते हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने का एक तरीका बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करके इनके अराउंड पैरेललोग्राम बनाइए, यानी पहले वेक्टर के पैरेलल ये, दूसरे वेक्टर के पैरेलल ये, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो फिर इन वेक्टर के टेल जहां पे दोनों जुड़े हुए थे, टेल जोड़ी हुई आपने, वहां से पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है टुवर्ड्स द अदर एंड विद डायरेक्शन इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू, ये है पैरेललोग्राम का, एंड दैट इज नॉट द दिस डायगोनल, दैट्स नॉट द अदर डायगोनल, यानी वो डायगोनल जो इन वेक्टर्स के हेड्स को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज नॉट द सम ऑफ वेक्टर्स। अब क्योंकि हम इस जगह हैं ही तो व्हाई नॉट इत्तेफाक से हमें ये पता हो कि जिसको हम कह रहे हैं दिस इज नॉट द सम, ये भी कोई इतना मीनिंगलेस नहीं है। ये वाली चीज अगर इन्हें हम ज्वाइन करते हैं, ये वाला डायगोनल ज्वाइन करें, तो ये इट इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर। इस वेक्टर की भी बेचारे की हैसियत है, ऐसा नहीं है कि दूसरा डायगोनल बेकार है। अच्छा, सम का तो बाय डेफिनेशन ही हमने कर लिया। अभी देखें ये वाला क्यों हम कहते हैं ये सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स के बराबर। फर्ज करो मैं इस वेक्टर का नाम x रख लेता हूं, अननोन है, मुझे नहीं पता ये वेक्टर क्या है, इसका नाम मैंने रख दिया x वेक्टर। उसकी सिम इस इनके दोनों के हेड्स को ज्वाइन किया है हमने, दोनों के हेड्स को ज्वाइन किया है। अच्छा, दोनों के हेड्स को ज्वाइन करके ऑफ कोर्स वेक्टर मैं इस तरफ भी बना सकता था और उधर भी बना सकता हूं, दोनों सूरत में सब्ट्रैक्शन है। जाहिर है एक केस में सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी होगा और दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन b माइनस ए होगा, मगर दोनों केसेस में सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, कैसे है? अगर ये वेक्टर x है जो अभी मैंने बनाया है,
ठीक है, तो बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल पहले चलो देख लेते हैं, फिर ये काम करते हैं। ओके, लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है कि ये जो अभी मैंने सम ऑफ वेक्टर्स आपको सिखाया कि अगर ये W है, इधर V है, इसका हम पैरेललोग्राम बनाए और इसका ये वाला डायगोनल पे जो वेक्टर है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट इज द सम, ये मैंने आपको बताया। अब मैं हम आपको कहते हैं कि यही काम करने का एक और तरीका है। बहुत सी सिचुएशन में वो तरीका ज्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए, तो हमें वो भी पता हो। और वो क्या है कि अब पैरेललोग्राम बनाने के बजाय लॉ ऑफ ट्राइंगल, इसको कहते हैं, हमने अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा, लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल में क्या है, पहला वेक्टर ड्रॉ करो टेल टू हेड, उस वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर एक वेक्टर ड्रॉ करो। ये तो ये जो वेक्टर होगा, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड तक आप ड्रॉ करेंगे, टुवर्ड्स दैट, इसकी डायरेक्शन भी वो रखेंगे, दैट विल बी v प्लस डब्ल्यू। ये भी वेक्टर के सम के बराबर है। जिस तरह हमने यहाँ पैरेललोग्राम से इन दो वेक्टर्स को ऐड किया था, वही काम हम सिंपल ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ ट्राइंगल रूल क्या हुआ, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, at the head of that vector, keeping the tail of second vector, draw the second vector, join from the tail of first vector to the head of second vector, and this vector which you draw now will be the resultant of those two vectors. So vector wise it is a vector sum, like over here. यानी अब ये वाला वेक्टर जो है, इसका मैं यहाँ पे हमने नाम ही सम में रख दिया है, तो हम आपको शायद ये ना हो, हम कहते हैं फर्स्ट करो इसका नाम है z। अगर इस वेक्टर का नाम z है, तो z वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है इज इक्वल टू, यहां इक्वल सम ऑफ v वेक्टर प्लस w वेक्टर। यानी ये वेक्टर वाइज, ये इस तरह अगर हमने बनाया है बाय द रूल्स, तो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दोनों वेक्टर के सम, वेक्टर सम इज इक्वल। मगर मगर जैसे वहां था यहां भी है, आमतौर पे जब तक के कोलिनियर का केस ना हो, जैसे मैंने नीचे बनाया, आमतौर पर अगर ये वेक्टर किसी एक दूसरे से एंगल पर हैं, तो ये ट्रू नहीं होगा। ये मैं एम्फसाइज आपको बार बार कर रहा हूं क्योंकि ये मैनी टाइम्स इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम कि z का मैग्नीट्यूड जो है वो v के मैग्नीट्यूड प्लस w के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा। प्लस w मैग्नीट्यूड इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। अब हमने दो तरीके वेक्टर्स को ऐड करने के सीखे, एक पैरेललोग्राम और उसमें भी ये वाला डायगोनल जिसको मैंने डिफाइन किया, और एक ट्राइंगल जिसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पैरेललोग्राम में एक और वेक्टर है जो ये वाला, ये क्या है, तो अब हमने क्योंकि ट्राइंगल रूल सीख लिया तो अब इसको हम समझ सकते हैं। अगर ये वेक्टर का नाम मैंने x वहां रखा था, x, इसका नाम अगर मैं x रखूं, तो अब ट्राइंगल रूल से क्या होगा, w प्लस x, ये देखिए पहला वेक्टर, उसके हेड से दूसरा वेक्टर, और फिर ये एज ए रिजल्टेंट आप समझे पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे। तो अब मेरा ये ट्राइंगल है, ये मेरा ट्राइंगल है, W और V और ये X, ये X वेक्टर, इसका नाम मैं रख रहा हूं X वेक्टर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो, अगर मैं ट्राइंगल रूल लगाऊं तो W प्लस एक्स इज इक्वल टू V, तो फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर सम वाइज V वेक्टर इज इक्वल टू
W वेक्टर प्लस X वेक्टर, ये ट्रायंगल रूल यहां पर पैराग्राम में। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट क्या था, मैं देखना चाहता एक्स वेक्टर क्या है भाई, व्हाट इज एक्स वेक्टर इक्वल टू। इस इक्वेशन से मुझे नजर आ जाएगा कि एक्स वेक्टर, चलो मैं एक्स वेक्टर इधर ही रहने देता हूँ, डब्ल्यू उधर ले जाता हूँ, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर, वी वेक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हमने ये पैरेललोग्राम बनाई है तो इसका जो ये मेन डायगोनल बन रहा है along with direction is the resultant vector as v plus w, और जो दूसरा डायगोनल माइनर बन रहा है जो इन वेक्टर्स के हेड्स को ज्वाइन करे, दैट इज डिफरेंस ऑफ वेक्टर, वो भी इतना बेकार नहीं है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंस ऑफ वेक्टर को ड्रॉ करना, सम ऑफ वेक्टर को ड्रॉ करना, सम ऑफ वेक्टर को ड्रॉ करना, हमने ये सब, और उनके मैग्नीट्यूड्स का रिलेशन देखना, हमने ये सब समझ लिया। ओके, ये अब आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई अब कहे कि देखो यार इनका सब्ट्रैक्शन वेक्टर बनाओ, तो आप ये एक वेक्टर बनाओगे, एक दूसरा वेक्टर बनाओगे, ठीक है, और इन दोनों के हेड्स को ज्वाइन करोगे तो इनका डिफरेंस वेक्टर निकल आएगा। अच्छा, अब डिफरेंस वेक्टर के लिए लेट अस से अगेन, डिफरेंस वेक्टर जैसे मैंने आपको बताया दोनों तरह हो सकता है, v माइनस डब्ल्यू भी हो सकता था, w माइनस v भी हो सकता था। वो आपके इस पे डिपेंड करेगा कि आप ये जो इन दोनों के हेड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाओ, उसकी सिर्फ इधर रखते हो या उधर रखते हो। आपका उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अननोन वेक्टर को, मेरे हिसाब से तो ये इसका नाम एक अननोन वेक्टर रखो, वो तय करेगा कि भाई क्या है ये, w माइनस बी है या एक अननोन वेक्टर है। अगर आपने इस तरह ड्रॉ किया है तो आपकी इक्वेशन बनेगी v प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, v प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि ये w माइनस वी होगा, x जो होगा w माइनस वी होगा जैसे यहाँ है। लेकिन आप इनके हेड्स को ज्वाइन करने के लिए ये वेक्टर भी बना सकते हो। तो उस सूरत में आप अगर इस इक्वेशन को लिखोगे तो आप कहोगे w प्लस एक्स इज इक्वल टू v। अब आपका x जो है दैट इज इक्वल टू v माइनस डब्ल्यू। तो आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन उसकी डायरेक्शन, एडिशन एंड उसका रिजल्ट, के दो तरीके, ठीक है। अब जाहिर है जैसे मैंने वहां बताया था कि एडिशन में अगर वेक्टर्स बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो तो वो उनके मैग्नीट्यूड भी ऐड हो जाते हैं और वो रिजल्ट होता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का एक केस कि किसी वेक्टर को, तो इसको हम अलग डील कर ले, अलग डील कर ले, इसको हम अलग डील कर ले। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। ये अपोजिट वेक्टर कि अगर ये v वेक्टर है और उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट वेक्टर रहे तो वो माइनस वी वेक्टर होता है। ये एक किस्म का -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब्ट्रैक्शन, तो इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड वही रहा, -1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये जनरल केस हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कि अगर वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या असर पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है बाय दैट फैक्टर, उसकी डायरेक्शन वही रहती है, सिवाय कि अगर मल्टीप्लाई करने वाला नंबर माइनस है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो या डायरेक्शन पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन वही रहेगी, साइज मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा।
अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब है फिर भी साइज मल्टीपल उतने ही फैक्टर से चेंज होगा, मगर अब माइनस की वजह से डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। जो मैंने यहां बताया, माइनस से वही मैग्नीट्यूड भी अपोजिट हो जाता है। अब अगर v को आप 1 से मल्टीप्लाई करने के बजाय v को सपोज 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2v हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप v को -2 से मल्टीप्लाई करें तो अब इसका मैग्नीट्यूड डबल होने के अलावा डायरेक्शन अपोजिट भी हो जाएगी माइनस की वजह से। जैसे वहां -v में है, इसी तरह इसमें है। ये अब होगा 2v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन वही रही। ये है -2v, मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ही हुआ मगर अब डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो माइनस नंबर उसकी अपोजिट कर देता है डायरेक्शन। ठीक, ये एक बहुत सी एग्जांपल है कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ये v है, ये हाफ v है, वही डायरेक्शन आधा हो गया। ये -1v है, सेम साइज अपोजिट। ये 2v है, साइज डबल हो गया, डायरेक्शन वही रही। ये -3v है, साइज 3 टाइम्स हुआ मगर डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन चीजों को देखकर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं वेक्टर्स की जो यहाँ दी हुई है, ऑब्वियस भी है, आप चाहें तो ड्रॉ भी कर ले। तो ये वेक्टर्स हैं कि जो हमने भी कहा, अगर आप u में v को ऐड करो तब भी, अभी इन डायग्राम से भी करो तो आप देखोगे यही बात होगी कि पहले u वेक्टर, ये सारा कुछ वेक्टर्स जहां इसमें स्केलर है वो ये है, स्केलर जो है वो k और m नंबर इंटीजर नंबर है, और v w u v और w वेक्टर्स हैं। इन पे वेक्टर के निशान नहीं पड़े हुए मगर ये बोल्ड है इसलिए हम इनको वेक्टर कह रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस, हमने देखा कि वेक्टर का सम कई दफा बराबर होगा, मैग्नीट्यूड का सम बराबर नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड में और वेक्टर में फर्क हमें रखना है। तो ये देखें वेक्टर्स, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, कोई चीज दोनों तरफ से ट्रू हो तो उसको कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर u वेक्टर में v को ऐड करो इसी असूल से, या v वेक्टर में u को ऐड करो इसी असूल से, तो आपका जो फाइनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप पहले 2 वेक्टर ऐड करके उसमें तीसरा वेक्टर ऐड करो, या पहले सेकंड और थर्ड वेक्टर को ऐड करो और फिर उसमें पहला वेक्टर ऐड करो, तो आपका नेट रिजल्ट ऑफ वेक्टर वही रहेगा। अगर एक वेक्टर में जीरो वेक्टर असल में ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, और इट कैन बी assume जरूरत पड़ने पर ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, इट कैन हैव एनी डायरेक्शन बट विद ए जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक, तो अब अगर हमको u की डायरेक्शन में भी ये 0 है, हम कहें तो u प्लस 0, 0 प्लस u, यानी ये ऐसा वेक्टर है कि जिसको आप ऐड करें किसी वेक्टर में तो उसमें रिजल्ट वही रहता है, अनचेंज। ये अपोजिट वेक्टर के एक वेक्टर है, एक उसका एग्जैक्टली अपोजिट वेक्टर है, इन्हें अगर ऐड करें तो रिजल्ट 0 हो जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर एक आप, ये पॉइंट है, इसको ये पुल कर रहा है इस फोर्स से, v फोर्स से, या जो पुल हो रहा है, और इसी पॉइंट को दूसरी तरफ इसी फोर्स से दूसरी तरफ पुल हो रहा है, ये भी, ये भी है मगर अब ये माइनस के साथ है। तो ये पॉइंट दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगी फोर्स, और ये 0 फोर्स होगी, वो वैसे ही रहेगा अनचेंज। इसी तरह ये स्केलर का है कि अगर दो वेक्टर के सम को हम k से मल्टीप्लाई करें तो ये वही बात है कि हम हर वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर, यानी पहले आप, एक तरीका कि दो वेक्टर्स को ऐड करो और फिर उस सम वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर को k टाइम्स स्केल करो। दूसरा, पहले वेक्टर को भी k टाइम्स कर लो,
स्केल, दूसरे को भी कर लो k टाइम स्केल अलग अलग, और फिर इन्हें ऐड करो, रिजल्ट एक ही होगा। ये बात समझ गए ना? यानी हम कह रहे हैं अगर ये एक वेक्टर था u, ये u था, अब मैं भी कई जगह वेक्टर, जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो शायद ना लिख रहा हूं, बट मैं बात में कह रहा हूं, अगर वेक्टर इसका मतलब या एरो है या थिक लिखा हुआ है, या थिक से हम उसको एस्यूम कर रहे हैं थिक वाला वेक्टर है और नॉर्मल वाला मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हम कई दफा खास तौर पे एरो डालेंगे, जब एम्फेसाइज करना है मैं करूंगा, जब कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होगा, एट टाइम्स मैं एरो ना भी डाल रहा हूं तो आप इसको समझ जाए। अगर ये u था वेक्टर, ये v वेक्टर था, नहीं हम ले लेते हैं, ये v वेक्टर ले लेते हैं, ये v वेक्टर, ठीक है। एक तरीका, अच्छा अगर इन दोनों को ऐड करें तो ट्राइंगल रूल से ये नेट, ये बन जाएगा u प्लस वी, u प्लस वी, ये हमने सीखा है। अच्छा, एक तरीका, हम u प्लस वी को से ट्वाइस करें, u प्लस वी को थ्राइस करें, ट्वाइस कर लेते हैं के, टू यू प्लस वी जो होगा वो ये होगा, टू यू प्लस वी, ठीक है ना, टू यू प्लस वी, ट्वाइस किया हमने u प्लस वी को, वेक्टर u और u। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया, पहले उन्हें सम किया फिर उसको स्केल किया। दूसरा तरीका, हम u को ही पहले डबल करें, फिर v को ही हम डबल करें, और फिर हम इन्हें सम करें, वो ये तरीका, ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, सॉरी ये दूसरा तरीका, पहला तरीका, ये सेकंड, तो दोनों को डबल किया और फिर ऐड किया, ये ऐड पहले किया फिर डबल किया, रिजल्ट वही रहा। ये हम कह रहे हैं, ये चीजें आपको समझनी चाहिए, हमें कई जगह आपको बयान करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो ये लैंग्वेज होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, जबान है हर एक की, अलजबरे की जबान, इसको सही तरीके से आपने बताना और कहना और समझना है। इसी तरह ये k प्लस एम को u से करें तो k u प्लस एम, और k m u से करें तो ये दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाए, यानी एक वेक्टर को ट्वाइस करके जो वेक्टर बने, उस वेक्टर को आप थ्राइस करें तो जो वेक्टर बनेगा वो वही होगा जो आप पहले वेक्टर को 6 टाइम्स कर दें, ये इसका माने है। फिर ये है कि एक वेक्टर है, उस उसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इज यूनिट, तो वो अनचेंज रहता है, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई वाइज आइडेंटिटी होती है 1। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स को देखने के लिए, कंपोनेंट्स की शक्ल में वेक्टर्स को हमने देखना है, ठीक। अच्छा जी, वो कैसे देखें? ओके, अभी तक हम वेक्टर, अच्छा इस वेक्टर में अभी जब, अच्छा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। इस अप्रोच में अभी हमने कंपोनेंट्स और उनका कोई जिक्र नहीं, हमने डायरेक्टली वेक्टर्स को लिया, उन्हें फिजिकली पिक्टोरियली देखा और उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलिंग इसको समझा। इस अप्रोच में हम एज ए एंटिटी वेक्टर देख रहे हैं, इनमें आपको अगर वेक्टर्स को लेट्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ करना है, तो आपकी अप्रोच इस केस में ये होगी कि आप कहोगे ऑलराइट, ओके, इस केस में वेक्टर्स की अप्रोच क्या है, आपके 10 वेक्टर है और उनका रिजल्ट चाहिए आपको, एक वेक्टर ईस्ट में, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई छोटा कोई बड़ा, ये हेड एंड टेल रूल
आपको रेडीली सॉल्यूशन देगा। 10 6 3 वेक्टर। पहला वेक्टर ड्रॉ करो, फर्स्ट करो वो ये था, चलो यार पहला v1, मैं अब इन पे वेक्टर के निशान नहीं लिख रहा। दूसरा v1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर मे बी ये है, इसी के हेड पे उसकी टेल रख के दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दो, बस ये असूल फॉलो करते जाओ। तो v2 वेक्टर, वेक्टर है ये। तीसरा वेक्टर ड्रॉ करो v3 वेक्टर, एक और फोर्थ वेक्टर, ओके v4। हेड एंड टेल रूल से आप वेक्टर्स ड्रॉ करते जाओ। फिफ्थ वेक्टर v5, सिक्स वेक्टर v6, वेक्टर वेक्टर ये वेक्टर यहाँ कहना जरूरी है। अब ये बहुत सारे वेक्टर हैं, ये किसी एक जगह फोर्स लगा रहे हैं, वही वाली टेबल, टेबल का कॉर्नर था, ये एक पॉइंट है। असल में हमने क्या कर क्या रहे, आपका प्रॉब्लम क्या था? आपका प्रॉब्लम ये था कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पर 6 वेक्टर जोर लगा रहे हैं। एक इस तरह लगा रहा है v1, एक ऐसे लगा रहा है v2, ये v2, एक ऐसे लगा रहा है v3, एक ऐसे फोर्स लगा रहा है v4, एक ऐसे फोर्स लगा रहा है v5, और एक इस तरह फोर लगा लगा। ये प्रॉब्लम था आपका कि 6 वेक्टर है, ये v1 मैंने सारे ने लिखे, v1 से लेकर और v6 तक। एक पॉइंट है जिसपे ये 6 वेक्टर फोर्स अप्लाई कर। आपसे पूछा रिजल्टेंट क्या होगा भाई इनका, आपने कहा मुझे आता है तरीका, हेड एंड टेल से मैं सारों को, ये वेक्टर यहां ड्रॉ किया, इसके हेड पर ये जो दूसरा वेक्टर था ये v2, ये मैंने यहां ड्रॉ किया, उसके हेड पर तीसरा वेक्टर जो था v3 वो ड्रॉ किया। इस तरह मैं ड्रॉ करता जाऊं तो रिजल्टेंट इज जो पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इनको मैं ज्वाइन करूं, सो दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मे बी इसका नाम मैं रख दूं v, या मैं कुछ भी रख सकता हूँ, सी, सी नाम रख दो, सी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, सी वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन और ये दी हुई सी वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, ये वेक्टर्स लेवल का सम है। एंड इट्स दैट ट्रिवियल, ये जो हेड एंड टेल रूल है बड़ा हैंडी है। यू मे बी कि आपका अगर ये v6 में थोड़ा सा बड़ा v6 कर दूं, इसी सिमत में ये v6 ऐसा कर दूं, तो आप शायद ये v6 मैं कह रहा हूं आपका अगर ये होता ये वाला, तो आप सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करके कहते कि इन 6 वेक्टर का नेट रिजल्ट 0 है। आपको इनको सॉल्व करना कि नेट रिजल्ट 0 है, इसके हम आगे और भी तरीके देखेंगे, मगर ये पिक्टोरियल वे ऑफ हेड एंड टेल रूल इज सो हैंडी कि आपने सिर्फ इनको ड्रॉ किया और आपने कहा नेट रिजल्ट इज 0, क्योंकि ये फाइनली आखिरी वेक्टर ने जाकर वहीं ज्वाइन कर लिया जहां से आप चले थे। तो अब नेट रिजल्ट क्या है, ये हेड से ये टेल से ये हेड, तो 0, तो सी वेक्टर विच इज सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स 0। ठीक है, ये बड़ा हैंडी तरीका है, हेड एंड टेल रूल, कंबाइनिंग वेक्टर्स, फाइंडिंग द रिजल्टेंट। अभी ये बात आप ख्याल रखें, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग इन बुक्स के वो इन वेक्टर्स के लिए भी वर्ड v1 v2 v3 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बोल्ड में लिख रहे होते हैं, और आगे अब जब हम एक वेक्टर के कंपोनेंट बनाएंगे वो वहां भी v1 v2 लिख रहे होते हैं, और स्टूडेंट ऑलवेज थिंक्स कि ये दोनों एक ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ बातें, बिल्कुल मुख्तलिफ बात। व्हाट आई एम सेइंग इज, यहां जब मैं कहता हूं एक वेक्टर वेक्टर v1 या v2 या v3, मैं इसको टोटल एक वेक्टर कह, दिस वेक्टर मे हैव itself many components,
इनमें से हर वेक्टर हो सकता है उसके 3 या 4 या जो भी हैं कंपोनेंट्स हो। एक्चुअली दिस V1 एंड V2 एंड V3 ये हर एक के कंपोनेंट वाइज देखें जो आगे हम सीखेंगे, तो मैं बहुत पहले तो मैं इसको अलग करते हुए कहूं कि V1 में बी 3 2 4 3 2 4, ये अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है 3 to 4 वेक्टर, एंड V2 में बी 5 7 3। अब देखिए ये एक्चुअली मैग्नेट कंपोनेंट्स हैं इसके हर डायरेक्शन में। यहां नाम वेक्टर के तौर पे था, अब मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स की बातें करूं, विच मीन्स हमारी अब जो मौजूदा डेफिनेशन और आगे जिस तरह इस्तेमाल होगा, दिस V1 वेक्टर विल बी रिटन लाइक V1 magnitude, V2 magnitude and V3 magnitude, which means x की सिमत में इस वेक्टर का कंपोनेंट V1 है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, और ये वेक्टर V, ये V1 वेक्टर है। अब आपको इसको मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए बारीकी बता रहा हूं, क्योंकि आगे ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, कि वो समझते हैं कि यार ये अभी V1 जो था V1 V2 V3 है और वहां पर एक ही जैसे नहीं, ये है V1 वेक्टर which comprises of 3 components, और वो है फर्स्ट कोई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। इनके नाम x y z भी हो सकते थे, a b c भी हो सकते थे, 3 to 4 भी हो सकते हैं, और जिस तरह ये बुक्स इस्तेमाल करती हैं वो यहाँ पर भी V1 V2 V3 इस्तेमाल करते हैं। तो इस V1 V2 V3 को, अच्छा अब आप देखें V2 को भी वी कुड राइट कि V2 के भी 3 कंपोनेंट हैं, मे बी V1 V2 V3 हो सकता है। हम कहें यार इनके ना हम तो हम कहें चलो ये V1 डैश V2 डैश V3, ये तो वैल्यूज हैं, ये स्केलर वैल्यूज हैं। तो हम दिस V2 कैन आल्सो हैव 3 कंपोनेंट्स V1 V2 V3, V3 vector can also have 3 components V1 V2 V3. To distinguish this way of writing vector which is in terms of components, and these are the scalar values in different direction x y z, and this way of writing vector जिसमें हम यहाँ भी V1 V2 V3 V4 कह रहे हैं, but here a vector means a composite vector having a magnitude, total magnitude and a total direction. हम यहाँ कंपोनेंट्स की शक्ल में उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अगर हम एक्सप्रेस कंपोनेंट शक्ल में थे तो इसका तरीका और हो जाता। अब हम वो आगे कर रहे हैं, ये अब आपने जब ये बात समझ ली, अब हम वो काम कर रहे हैं। ये भी क्योंकि वी से ही लिख देते हैं और ये भी वी से लिख देते हैं और ये बोल्ड ये होता है, तो दैट थिंग्स स्टार्ट गेटिंग मिक्स्ड अप। एक्चुअली ये है कि हियर इज ए वी वेक्टर, ये बोल्ड में, which comprises of 2 components, एक x एक्सिस में है, एक y एक्सिस में है। तो हम इस पॉइंट के अगर x और उसमें है तो यहां से यहां तक ये, अगर हम यहां से ये ड्रॉ करें तो ये एक्चुअली इसका x कंपोनेंट है और ये एक्चुअली इसका y कंपोनेंट है। इनके लिए हम अक्सर ये पॉइंट की, जो आपने देखा होगा हम लिखते हैं एक्स वाई या x1 y1, x एक्सिस में जो वैल्यू है वो x1 y1, ओरिजिन जो है वो 0 0, और हम इस तरह भी इसको लिखते हैं। इस बात को ये लोग बुक में जगह जगह वो कहते चलो ये v वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स के नाम भी हम x1 y1 के बजाय v1 v2 रख देते हैं, कि यानी एक x कंपोनेंट को उन्होंने v1 कह दिया, ये v1। अब ये v1 मैग्नीट्यूड x की सिमत में v1 मैग्नीट्यूड और y की सिमत में v2 मैग्नीट्यूड। इनको अगर वेक्टर की शक्ल में भी ड्रा कर सकते हो, v1 वेक्टर, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप डायरेक्शन और उसको देखें, अगर आप वेक्टर की शक्ल में बनाओ तो आप कह सकते हो v1 वेक्टर जो कि x की डायरेक्शन में v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर is equal to v vector।
इस तरह देख सकते हो इसको। अगर पुरानी अप्रोच पे हम देखें तो ये अब वेक्टर के जो ये हिस्से हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जिसके कंपोनेंट हैं, पहले तो कंपोनेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर होना जरूरी नहीं थे, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कंपोनेंट कंसीडर करें तो फिर हम उसी सम के असूल पे वेक्टर सम में कहेंगे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन v1 वेक्टर, वेक्टर इन y डायरेक्शन वर्टिकल, ये वर्टिकल एक दूसरे पे 90 डिग्री होना कंपोनेंट्स में जरूरी है, v2 वेक्टर, तो v वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। हाउएवर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड v1 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड्स की शक्ल में v1 v2 लिख सकते हैं, और या इस वेक्टर v को हमने लिखना है, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका या हम ये पॉइंट लिख दें या हम इस पॉइंट पे 0 0 से एक लाइन ड्रॉ करके ये डायरेक्शन डाल दें, तो ये भी v वेक्टर है। इसको कहने का एक तरीका, इसके दो कंपोनेंट्स की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू शो कर दें, तब भी ये यही चीज है। तो एक्चुअली फिर हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं हम इस वेक्टर v को, वेक्टर v इसको शो करते हैं इसके इस पॉइंट से, जो 0 से इस पॉइंट तक ये आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में हम जाहिर कर देते हैं। हम कहते हैं v वेक्टर हैज कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट्स v1, y कंपोनेंट v2। ये पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल हो गए, और अगर हम इधर देखें तो ये v1 और ये v2 इसके वेक्टर्स भी बन सकते हैं। तो अब हम वेक्टर को शो करने का इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि v वेक्टर इज दिस। इसको इस तरह लिखे हैं, अरे की शक्ल में लिखे हैं, इसको इसी को ये भी लिखने का तरीका है जैसे पॉइंट का v1 और v2 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है पहले x वाला लिखना है फिर y वाला, ये ऑर्डर पेयर। ये वेक्टर को हम इस तरह भी लिखा करेंगे जगह जगह इसको, और इसको हम इस तरह भी लिखेंगे। ये वेक्टर को उसके कंपोनेंट की शक्ल में कहने का तरीका है। ओके, अच्छा, अगर हमने ये तरीका देखा तो यहां दो 2 डायमेंशन वेक्टर या 2 एक्सिस 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर है, तो वो ये है एक्स और वाई कंपोनेंट। अगर ये 3 एक्सिस का वेक्टर हो, इसमें उसने एक्स इधर लिया है डायरेक्शन, या एक्स लिया है, ये 0 0 इधर है ओरिजिन, इसने वाई यहां लिया है और जेड इसने ऊपर लिया है। तो अब कोई वेक्टर आपने इसके ऊपर ये बनाया है, ये असल में आपने एक क्यूब सा बना लिया। इस क्यूब में आपने पहले कुछ एक्स पे ट्रेवल किया, ठीक है ना, फिर आपने कुछ वाई पे ट्रेवल किया, फिर आपने जेड पे ट्रेवल किया, और फाइनल पॉइंट आपका ये आया। ओरिजिन से फाइनल पॉइंट पे आपने जो वेक्टर बनाया, इसके 3 कंपोनेंट्स, यानी आप एक 0 0 से पहले ट्रेवल किया आपने x में v1, ये v1 ट्रेवल करके गए आप, फिर y के सिम्त में आपने v2 ट्रेवल किया, फिर आपने z के सिम्त में v3 ट्रेवल किया, v3 कोऑर्डिनेट्स 3, ठीक है ना। तो ये v1 v2 v3 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी हम ये वेक्टर v को लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट के इसकी शक्ल में, या हम इसको वर्टिकल वेक्टर की शक्ल में कॉलम में v1 v2 और v3 लिख दें, तब ये वेक्टर एक तरीका। ये दोनों तरीके मुस्तकिल इस्तेमाल होंगे। अब इसमें एक देखने की बात क्या है कि जब भी कोई वेक्टर अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना रहे हैं तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक उस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, और अब जो उसके तमाम कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स, वो हम यहां लिखते हैं, या ऐसे लिख देते हैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में, या हम इस तरह वेक्टर की शक्ल में। लेकिन हमेशा वेक्टर का टेल 0 0 0 ओरिजिन पे है, 0 0 0 सॉरी यहाँ पे। ये वेक्टर्स को कंपोनेंट की शक्ल में शो करने का तरीका है। अच्छा जी, अब इस सूरत में अगर एक वेक्टर
जो ओरिजिन से ड्रॉ ना हो रहा हो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट करो अगर ये वेक्टर है मेरा v वेक्टर, अब ये है तो इसको मैं कैसे जाहिर करूं इस कंपोनेंट वाली स्कीम में। अब ये तो ओरिजिन से ड्रॉ ही नहीं हुआ, इसके एक एंड पर अब 0 0 0 नहीं है, इस एंड पर भी x1 y1 है। इस वेक्टर के स्टार्ट पॉइंट पे अब ओरिजिन नहीं है, अभी तक मैंने इसको ओरिजिन से स्टार्ट करके सारे वेक्टर्स बनाना और उन्हें लिखना सीखा, इसके ओरिजिन पे वो नहीं है। इसका स्टार्टिंग जो है वो x1 y1 पे है और इसका एंड हेड जो है वो x2 y2 पे है। अभी तक हमारे स्टार्ट वेक्टर का ओरिजिन से था, फिर हमने कंपोनेंट्स लिख दिए, इसका भी स्टार्ट 0 0 0 पे था और जहां पर एंड जा रहा है उसके हमने वैल्यू लिख दी। अब हम कह रहे हैं एक वेक्टर है जो स्टार्ट ओरिजिन से नहीं हो रहा, x1 y1 से हो रहा है, x2 y2 पे जा रहा है, इसको कैसे एक्सप्रेस करें कंपोनेंट्स की शक्ल में, अब इसको कैसे लिखें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको इसको कहने के लिए पहले इसका नाम क्या रखें, पहली चीज नाम को कहने का तरीका थोड़ा सा पढ़ें। आमतौर पे दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाता है, मगर आमतौर पे जो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी है और पॉपुलर भी है कि आप एक जैसे ए और बी, उसका नाम रखेंगे वेक्टर ए बी। इस केस में हमने कहा एक एंड है P1 और दूसरा एंड है P2, तो नाम आप रख लीजिए वेक्टर का, इस वेक्टर का नाम आप रखिए P1 P2 वेक्टर, यानी P1 से P2 की तरफ जाने वाला वेक्टर। तो ये तरीका भी है एक नाम रखने का। अगर इधर ए होता और इधर बी तो इसका नाम आप ए बी वेक्टर रख देते, ए बी वेक्टर, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है ए बी वेक्टर। तो यहाँ P1 P2 वेक्टर, ये इसका नाम इस तरह लेना चाहिए। अब आप देखिए इस वेक्टर का अगर वेक्टर के लिहाज से हम देखें तो इसको वेक्टर के अगर आप लिहाज से देखें, ये असल में तो आप यहां देख ही सकते हैं OP1 प्लस P1 P2, ये P1 P2 P1 P2 वेक्टर, which means OP1 vector, OP1 vector is equal to P1 P2 vector, P1 P2 vector plus OP2 vector, OP2 vector. So, sorry, OP1 plus P1 plus P1 P2 vector is equal to OP2 vector, ठीक, यानी ट्रायंगल रूल से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो हम कहेंगे कि फिर P1 P2 क्या हुआ, P1 P2 वेक्टर जो है वो बन जाएगा OP1 माइनस OP2, OP1 सॉरी OP2 माइनस OP1, OP2 वेक्टर माइनस OP1 माइनस OP1। आप समझे। अब हमने ट्रायंगल रूल से ये P1 पॉइंट था, ये P2 पॉइंट, हमारे जो बेसिक वेक्टर जो स्टैंडर्ड हम पहले बनाते थे कि इस पॉइंट का वेक्टर हम अगर ओरिजिन से, पहले हमेशा वेक्टर को किसी भी पॉइंट को एज ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम हमेशा हमने सीखा कि हम ये x1 y1 का जो वेक्टर है या P1 का जो वेक्टर है इट्स वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। इसका नाम भी हमने इसलिए रख दिया कि P1 वेक्टर जो है वो OP1 है एक्चुअली 0 से। इसी तरह P2 वेक्टर अगर ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं तो ओरिजिन से है तो OP2 वेक्टर।
हाउएवर हमारा इंटरेस्ट ये था P1 P2 वेक्टर, ये हमारा इंटरेस्ट का था कि ये क्या है, तो हमने वो समेशन रूल लगाया कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब हमें देखना ये था, हम तो इसको ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो अगर P1 P2 वेक्टर हमें मालूम करना हो तो हम इसका सेकेंड पॉइंट का वेक्टर OP2 माइनस फर्स्ट पॉइंट का वेक्टर OP1 फाइंड करते हैं। ये बात, अगर एक वेक्टर जो ओरिजिन से नहीं चल रहा तो हम सेकेंड पॉइंट का जो वेक्टर है माइनस जो फर्स्ट पॉइंट का वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को डिफरेंस करेंगे तो हमें P1 P2 वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब हम ये बात यहां शो कर रहे हैं कि अगर हमने ये वेक्टर वाइज तय कर लिया, ठीक है, वेक्टर वाइज तय कर लिया ये बात, तो अब हम इसको कंपोनेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। असल में हमने इसको ये क्या, ये वेक्टर हमारे पास कंपोनेंट की शक्ल में है, इनकी वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स की थी, दी हुई थी, P1 की भी वैल्यू पता है, P2 की भी वैल्यू पता है, इसलिए हम इन वेक्टर को अगर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख लें तो इनके डिफरेंस के जरिए से हम ये वेक्टर निकाल सकते हैं। तो OP2 क्या है, OP2 क्या है x2, ये मैं यहां लिख रहा हूं x, OP2 क्या है x2 और y2, ये है OP2 के पॉइंट्स और वेक्टर कोऑर्डिनेट की शक्ल में। OP2 इज दिस, ये वाला, और माइनस OP1 क्या है x1 एंड y1। ऑलराइट, तो अब फिर P1 P2 क्या होगा, P1 P2 क्या होगा, हमें ये पता है हमेशा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो P1 P2 P1 P2 P1 P2 वेक्टर विल बी इसकी डिफरेंस विच इज यहां हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 वैल्यू ऊपर, और नीचे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। आप देख रहे हैं, हमने बेसिक रूल से ये बात कही है कि एक वेक्टर जो P1 से P2 के दरमियान ड्रॉ किया गया हो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। यही बात जो मैं यहाँ वेक्टर्स की शक्ल में ये यहाँ लिखी है कि P1 P2 के कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में अगर हमें लिखे तो ये होगा, वेक्टर की शक्ल में लिखे तो ये होगा। हर वेक्टर को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखते हैं, जैसे यहां मैंने बताया V1 V2 लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका इस तरह भी लिखते हैं, दोनों इक्विवेलेंट बात है। तो हम कह रहे हैं P1 P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 माइनस x1 x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 y कोऑर्डिनेट, और यही हमने इधर प्रूव भी कर दिया कि ये होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए, बेसिक से लेके चले कंपोनेंट्स की शक्ल में अब हम वेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पीछे जो हमने किया था, हमने एंटिटी वेक्टर एज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम वहां डील कर रहे थे, और हमने डायरेक्ट उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अब हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स की शक्ल में लेके चल रहे हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, जैसे पहले था, पहले आपने कहा एक वेक्टर था दूसरा वेक्टर था, इन्हें ऐड करना था, आपने कहा ऑलराइट ड्रॉ दिस थर्ड वेक्टर फ्रॉम हेड टू टेल, ये रिजल्टेंट है। पहले हमने ये किया है V1 और V2 वेक्टर्स और ये V वेक्टर। अब हम कह रहे हैं नहीं, हम इनको कंपोनेंट की शक्ल में देखेंगे, तो हमने कहा पहला वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ये हैं, दूसरे वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ये हैं, ये यानी मैं कह रहा हूं इसके x1 y1, ये जो अभी मैंने काम किया x1 y1, ये है पहला वेक्टर, इसका नाम OP1 हमने रखा हुआ था, चलो यहां हम रख लें V1, चलो V1, ये V1 वेक्टर है, ये V2 वेक्टर है, और ये लेट से रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका नाम R रखते हैं, वो आप असल में V लिखेंगे तो आप समझोगे कि V है, V के ये है R। तो V1 के x1 y1, V2 का x2 y2, x2 और y2। अब मैं अगर सम करूं इन दो वेक्टर्स को V1 और V2 कंपोनेंट वाले मेथड से, जो यहां मैंने किया है,
तो अब मेरा जो आर वेक्टर है उसका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट है, इसका एक्स क्या होगा, ये x1 प्लस x2, यानी इसका रिजल्टेंट तो ये है ना आर का, तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या बनेगा, ये x1 प्लस x2, तो ये x1 प्लस x2 मैंने लिख दिया। अगर मैं सम कर रहा हूं x1 प्लस x2, और दूसरा पार्ट क्या होगा, y1 प्लस y2, y1 प्लस, तो अब वही वेक्टर एडिशन कंपोनेंट्स की शक्ल में ऐसे लिखा जाएगी, ये वेक्टर भी ऐसे लिखे जाएंगे, ये इस तरह, और ये एडिशन भी इस तरह होगी, और ये सब्ट्रैक्शन भी इस तरह होगी, दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर को शो करने का तरीका। ये अब हमारा वही वेक्टर का व्यू एज कंपोनेंट्स, हमने उसको डील करना सीखा है, यहाँ डिटेल से सीखा है। और इसको कहने का ये तरीका था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक वेक्टर है p1 p2, एक्चुअली हमने वहां देखा इट वाज op2 माइनस op1, और फिर op2 वाज दिस, op1 वाज दिस, ये वेक्टर की शक्ल में भी लिखे हमने और ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखे जा सकते, और दैट इज इक्वल टू दिस, ये अब हमने सीख लिया। एडिशन भी सीखा कंपोनेंट शक्ल में, सब्ट्रैक्शन भी सीखा कंपोनेंट की शक्ल में। और ये अगर वही बात थ्री डायमेंशन में होगी तो P1 और P2, अगर ये x1 y1 z1 है और P2 जो है x2 y2 z2 है, तो फिर ये कंपोनेंट जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2, ये तीन डायमेंशन में हो गए, ठीक। और इसी तरह आप एनी नंबर ऑफ डायरेक्शन एन डायमेंशन में भी ये काम कर सकते हैं। ये उसकी एग्जाम्पल, अगर एक वेक्टर P1 P2 है जो जिसमें P1 ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि P1 भी कोई पॉइंट है 2 माइनस 1 4, और P2 भी एक पॉइंट है 7 5 माइनस 8, तो ये वेक्टर P1 P2 जो होगा वो ये होगा कि P2 के कोऑर्डिनेट्स माइनस P1 के कोऑर्डिनेट, तो P2 में क्या है 7 7 माइनस 2, ये पहला, फिर 5 5 माइनस माइनस 1, तो 5 माइनस माइनस 1, फिर -8 माइनस माइनस 4, तो सेकेंड वाले से पहले वाले के सब्ट्रैक्ट करके तो ये रिजल्ट निकला। और यही मैंने जैसे बताया, ये हम जो कहते हैं एक चीज आपको आर नजर आएगी, आर ये है कि रियल नंबर के n कंपोनेंट्स आर n, रियल नंबर के n कंपोनेंट्स वाले वेक्टर को हम लिखेंगे तो इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ये उसके कंपोनेंट्स है, डायमेंशन 1 में v1, दूसरी में v2 v3, यानी यानी ओके, और यानी Rn का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप देखो R2, रियल नंबर के सेट में दो रियल नंबर का ऑर्डर सेट, ऑल पॉसिबल टू रियल नंबर सेट्स R2, क्या मतलब, हम रियल कह रहे हैं, इसका मतलब है इंटीजर और रियल दोनों शामिल हैं, इंटीजर डेसिमल के साथ, और फ्रैक्शन वाले भी शामिल हैं। हम एग्जाम्पल में बेशक अभी नंबर फुल वाले ले लें, बट इट कवर्स द रियल, आर से मतलब ये। तो R2 का मतलब होगा कि पॉइंट्स हमारे इस तरह के सारे पॉइंट 1 2 वाले, ठीक है ना, 3 5 -3 +5, और ऐसे ऑल टू रियल नंबर ऑर्डर्ड पेयर और वेक्टर्स, ये R2। R3 तीन कोऑर्डिनेट्स वाले ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, रियल नंबर ऑर्डर्ड पेयर्स 7 1 3 2, ठीक है, -5 माइनस ओके 0.5 प्लस 1.3 माइनस 7.8, आप देख रहे रियल या इंटीजर का, ऐसे तमाम तीन नंबर रियल नंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर्स या वेक्टर्स, इसी को एक्सटेंड करके लोगों ने Rn बना दिया, ऐसे n कोऑर्डिनेट्स वाले या n नंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर्स,
तो Rn, ठीक, ये V1 V2 Vn, ठीक। ये अब बड़ी और एक जबरदस्त चीज, एक चीज है स्टैंडर्ड वेक्टर्स। कहेंगे ये क्या बात हुई, वेक्टर्स, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। इनफैक्ट देखो, यूनिट वेक्टर हमने पास्ट में भी किए, अब हम फिर यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, बट देयर इज ए वेरी सटल डिफरेंस। यहाँ आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का नाम नजर आ रहा है। अच्छा जी, पहले देखे हमने जनरल जो यूनिट वेक्टर सीखा, या हम कहते हैं, या हमें समझ आया है, वो क्या है, जो आपके एग्जाम में भी था। जनरल यूनिट वेक्टर, जिस तरह हमने पीछे हमने वेक्टर के सम को वेक्टर के लेवल पे कर दिया था, तो हमारा जनरल यूनिट वेक्टर भी वही था। वो क्या था कि भाई अगर एक वेक्टर v है, ये वेक्टर है v, ये v वेक्टर है, इट्स ए v वेक्टर। अगर इसी वेक्टर की सिम्प में एक यूनिट लेंथ का हम वेक्टर बना दें, ये, यानी हम इसी सिम्प में एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लंबाई 1 है। फर्स्ट को ये v की लंबाई से 5.6 थी, 5.6 थी इसकी इसकी मैग्नीट्यूड। इसी सिम्प में, इसी के पैरेलल हम एक वेक्टर छोटा बनाते हैं जिसकी लंबाई 1 है। तो ये उसी सिम्प में जो एक वेक्टर जिसकी लंबाई 1 हो, इसको हमने कहा था ये यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक्चुअली उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर मुझे v का यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूं, मैं v वेक्टर लूं और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसको जैसे यहां था v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके उसको अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसका अगर 5.6 था, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये किया कि v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर से डिवाइड किया, और मैंने कहा इससे मेरा ये यूनिट वेक्टर आ गया जो v की सिम्प में। अक्सर इसका एक नाम रखने का ये भी तरीका होता है वी कैप, वरना यू भी लिख सकते हो, उसका नाम यू भी लिखते हैं हम, वी कैप से भी लिख सकते हो, यानी वी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो हम वी कैप, चलो यू भी कह सकते हो, मैं वी कैप कह रहा हूं ताकि उससे रिलेशन रहे नाम का। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज v वेक्टर, इसमें वो सारे उसके कंपोनेंट्स या जो भी था वो ये वेक्टर रहा, डायरेक्शन वही रही, उसी डायरेक्शन का एक वेक्टर जिसमें आपने डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड को इससे, ठीक है। ये हमने यूनिट वेक्टर सीखा था। अब यहां फिर हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर ये है, जैसे अभी हम कंपोनेंट्स वेक्टर के डील कर रहे थे, इसी तरह यूनिट वेक्टर भी अगर स्टैंडर्ड डायरेक्शंस में हो तो हम उनको स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में था, ये जो था, ये जिधर वेक्टर की डायरेक्शन है जो भी है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, तो जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही थी। साइज इसका 1 ही था, ये तय है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1। और हमने इस तरह कैलकुलेट किया। अब हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या है कि ये जो हमने अब सीखे हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स वाला सिलसिला, एक्स वाई जेड एक्सिस वाला तरीका, इसमें अगर एक वेक्टर जिसकी लंबाई 1 हो और वो x की डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा, वो 1, उसका x 1 है, y 0 है। ये जो 1 0 वेक्टर है, एक्चुअली ये हॉरिजेंटली यूनिट लेंथ का वेक्टर है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हो गया। एक और दूसरी डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में अगर एक 1 लेंथ का वेक्टर बनाए, इसका पॉइंट क्या होगा, 0 1, एक्स एक्सिस पे 0 ट्रेवल किया इसने इस पॉइंट में, और y पे 1, तो ये 0 1, दिस इज अनदर यूनिट वेक्टर। अगर हम 3 एक्सिस के साथ वेक्टर्स बनाए, इधर x है, इधर y है, इधर z है,
तो इधर 1 यूनिट लेके जाएं तो उसका x 1 है, लेकिन y और z पर तो कुछ भी नहीं है, यानी ट्रेवल नहीं किया हुआ उसने, 0 0। अगर हम इधर एक यूनिट लंबाई का वेक्टर बनाए तो x और z तो 0 ही है, खाली y में 1 है। अगर हमें इसके साथ एक यूनिट वेक्टर बनाए, x और y में तो इसने ट्रेवल नहीं किया, यानी बिल्कुल वहीं का वहीं है, और z में 1 है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इनको स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर तो हर सिंक में हो सकते थे, जैसे इस केस में भी यूनिट वेक्टर कुड बी इन दिस डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, अगर हम मेरा एक वेक्टर यही v इधर होता और मैं उसका यूनिट वेक्टर निकालता, तो ये एक यूनिट वेक्टर आता, इसकी लेंथ 1 होती, ये भी यूनिट वेक्टर था जो मैं सीख चुका हूं यहाँ, मगर इट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर in the direction of a vector, any vector। स्टैंडर्ड क्या है? ऐसे यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के पैरेलल या अलोंग हो, ऐसे यूनिट वेक्टर आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। इनके नाम हमने i, x के अलोंग वाले का नाम i रख दिया, y के अलोंग वाले का नाम j रख दिया, z के अलोंग वाले का नाम k रख दिया, i j k। ये तरतीब भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये नहीं है कि हमने इनके नाम i j k रखे, ये एक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड हो गई कि x वाले के साथ वाले का नाम i होगा। अगर कहीं i लिखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तो i इधर नाम रख दिया था, नहीं, ये वी हैव टू स्टिक टू दिस रूल कि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो i है, जो y के अलोंग वो j, जो z के अलोंग वो k, और फिर इसी तरह आप आगे इन्हें बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का भी रोल आ गया, जिनको अगर हमें वेक्टर की शक्ल में लिखना हो तो ये ऑर्डर पेयर ऐसे लिख सकते हैं, या वेक्टर की शक्ल में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमेशा लिखते रहे, 1 0, ये 1 0 वेक्टर है, और ये वेक्टर की शक्ल में लिखूं, वर्टिकली लिखता हूं मैं वेक्टर 0 1, ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, नाम उसका लूं तो ये होगा हमेशा, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, 2 डायमेंशन में इस तरह के नाम, 3 डायमेंशन में इस तरह के नाम। कैलकुलेशन में वेक्टर के कंपोनेंट्स मुझे चाहिए होंगे तो मैं ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल कर सकता हूं, और अब मैं कह सकता हूं कि लो भाई, मेरा ये R2 में जो ये वेक्टर है V1 V2 जिसको मैं कहता था पहले, एक्चुअली अगर इसके कंपोनेंट स्टैंडर्ड वाले हैं तो V1 की जो है इस, ये है x की डायमेंशन में, ये i 0 इज i। अच्छा, ये y का 0 y 1, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूं अब मेरा जो वेक्टर है, ये जो पहले मेरा वेक्टर था ना v1 v2, इसका मतलब ये था अब हमारा कंपोनेंट में क्या, ओके, मैं ये अब कह रहा हूं कि जब हम वेक्टर लिखते थे v एज v1 v2 इन कंपोनेंट फॉर्म, इसका मतलब होता है ये उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है, ये कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है। वहां हम साइलेंटली ये बात कह रहे थे, अब हम उसको एक्चुअली स्पेल आउट कर रहे हैं कि v1 मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन i, या ये v2 मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन j y एक्सिस, यानी ये कंपोनेंट x एक्सिस में ये। अब हम इसको एज ए वेक्टर लिख रहे हैं, v वेक्टर को सम ऑफ द वेक्टर्स लिख रहे हैं, यानी ये v वेक्टर हम कह रहे हैं इट इज सम ऑफ v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, और v1 वेक्टर जो है वो है v1i, v1 इन डायरेक्शन ऑफ i v1i, और v2 वेक्टर इज v2j। समझे? अब हमने ये डायरेक्शन वाला पार्ट इसके साथ लगा दिया, और इसी तरह तीसरा v1 v2 v3, अगर वैल्यूज लिखें तो डायरेक्शन की इस तरह लिखेंगे, और अगर हम ijk से लिखें तो इस तरह लिखेंगे। और यही बात को n के लेवल पे भी कहा जा सकता है, इसको भी जनरलाइज किया हुआ है हमने। वो कैसे? अब हमारे पास x y z की स्टोरी 3 के बाद खत्म हो जाती है,
या उस और हम आई जे के कहते हैं तो आई जे के हमारा खत्म हो जाता है। अब क्या क्या आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू कहना शुरू कर दें, आई और जे और के तो हम आई एक्स वाई जेड तक कह देते थे। अब जब इसको एन तक जनरलाइज करना है एन, तो फिर लोगों ने कहा यार ये नाम कुछ और रखो। अब आई जे के की बजाय ई वन, दिस इज लाइक अवर आई, जिसमें ये वाला वन होता है बाकी जीरो। ई टू जिसमें ये सेकंड वाला वन होता है बाकी जीरो। अब ये जे की जगह है, ये जे है, ये आई है, ओल्ड आई। अच्छा ये फिर इसी तरह यहां पर वन डाल दें तो के, और फिर ये चीज अगर एन जीरोस या एन एलिमेंट्स का लिखें तो हम ई एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन डायमेंशन तक यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर को लिखने का ये तरीका है। और फिर हम कह सकते हैं एक वेक्टर v जो v1 v2 vn आर एन में रियल नंबर के n ऑर्डर्ड पेयर वाला टाइप का वेक्टर है, वो इस तरह जो हम लिखते थे, इसकी डिटेल्ड मीनिंग अलोंग विद डायरेक्शन अब ये है कि ये वेक्टर का मतलब ये था कि पहला कंपोनेंट इन x डायरेक्शन ये e1, दूसरा कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, तीसरा कंपोनेंट, और ये आखिरी कंपोनेंट इन nth डायमेंशन rn के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन शो करके लिखने का हमारा अब ये तरीका हो गया। और अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन वाले जो काम पहले करते थे, वो अब हम पहले तो हमें उस वेक्टर्स को उस सीध में रख के ख्याल रखना पड़ता था कि यार ये x वाला है, ये y वाला है, और ये z वाला। हम इस तरह लिखते थे, ये x वाला है, ये y वाला है, ये z वाला, इनको ऐड करो। अगर अब ये तरीका इख्तियार करेंगे तो अब हमें एक दफा i लगा दिया, हमें पता है कि ये x वाला है, जे लगा दिया ये y वाला, एक अब हम इसको एक लाइन में भी लिख के ऐड करेंगे तो आई वाले ऐड कर दें, जे वाले ऐड कर दें, के वाले ऐड कर दें, हमारा मैथमेटिक्स ठीक रहेगा। तो अब हमारा 2 - 3 4 बिकम 2i - 3j + 4k। इसी तरह ये वाला जो है ज्यादा डायमेंशन वाला 4 डायमेंशन वाला था, अब आई जे के हम नहीं कर सकते थे, तो 7e1 3e2 4e3 एंड 5e4 एंड, और बस दैट ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ अवर द डिस्टेंस थिंग जो हम इसमें कर रहे थे, कि अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने का मतलब क्या हुआ कि जो अभी हमने P1 P2 वेक्टर सीखा था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जो हमें मैग्नीट्यूड लेना आता है किसी भी वेक्टर का, कि उस वेक्टर का x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर √, ये हमने पहले से सीखा था किसी भी वेक्टर का, v वेक्टर का x। तो अब हमने जब ये P1 P2 वेक्टर सीख लिया, P1 P2 वेक्टर, तो अब इसके मैग्नीट्यूड निकालना, हमने अभी तक P1 P2 वेक्टर सीखा था, P1 P2 बहुत डिटेल से P1 P2 वेक्टर को समझ लिया हमने कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। अब इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, जो ये है जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, वो यही है कि P1 P2 के जो कोऑर्डिनेट थे, एक था x2 - x1, एक था y2 - ये थे इसके x2 - x1, x2 - x1, और एक था दूसरा कोऑर्डिनेट y2 - ये थे इसके, ये था वेक्टर, ये है वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर √, ये इसका मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस मालूम करने का तरीका। अगर ये 3 डायमेंशन का हो, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले वेक्टर्स हैं, तो यही चीज x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y z2, n डायमेंशन के हैं तो इसी तरह n तक ये जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वाली बात जो हमने पहले सीखी थी, अब ये P1 P2 से रिलेट हो गई। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चन? अदरवाइज वी स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम अब हम, ये इसकी एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको सिखाया, u1 u2 लेके, और वही दोनों वैल्यूज को करें यहाँ पर कैलकुलेट। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर अब जो आप पहले सीख चुके थे, नॉर्म, डॉट प्रोडक्ट, डिस्टेंस वगैरह, उनको अब यहाँ पर इस बेस से रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ताकि फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएं तो ये सब कुछ हमें मैथमेटिकली काम आए। मैथमेटिकली अब काम, एल्जेब्रिकली हमने इसको यूज करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. Thank you so much. Okay, thank you.